स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जाति का कीड़ा इस देश के नेता प्रतिपक्ष का जो है वो अब सेना तक पहुंच गया है और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सेना पर 10% लोगों का कब्जा है, ऊंची जाति वाले जो हैं। जिस सेना को हम इसलिए याद करते हैं उनके अदम्य साहस, उनकी एकता अखंडता के लिए, वहां पर भी माननीय सांसद रायबरेली के देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जाति खोज ले रहे हैं कि बनिया समुदाय से कौन है, ब्राह्मण समुदाय से कौन है, ठाकुर से कौन है, दलित से, अति पिछड़ा से कौन है। पंकज जी, ये हमने सुना था कि 60 की उम्र आते आते आप बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जो शायद समझ से परे होता है। इस बयान को कैसे आप डिफाइन करेंगे? रोहित, ये बेहद खतरनाक है। इंडियन आर्मी इस देश की सबसे सेकुलर इंस्टीट्यूशन है, सबसे भेदभाव रहित इंस्टीट्यूशन है और 133 करोड़ भारतीयों का गर्व है ये भारतीय फौज। भारतीय फौज में किसी तरह का विभेद पैदा करना, किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा करना देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए। आज ये कह रहे हैं कि भारतीय फौज में 10% अपर कास्ट के लोगों का कब्जा है। कल को ये क्या कहेंगे? परमवीर चक्र में रिजर्वेशन दे दो। और जब ऐसा ही करना था तो आपके परिवार ने भी इस देश पर 70 सालों तक राज किया, आपने क्यों नहीं कर दिया कुछ? इस देश में जब पहली बार सबसे ज्यादा ओबीसी कैबिनेट मिनिस्टर्स, सबसे ज्यादा दलित कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इस देश में, जब पहली बार तीनों सेना के सुप्रीम कमांडर माननीय राष्ट्रपति एक एसटी समुदाय की महिला है, पढ़ी लिखी महिला, जब इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहली बार दलित है, तो आपके पेट में मरोड़ उठने लगा और भारतीय फौज तक आप पहुंच गए। नहीं, ये कोई पहली बार थोड़ी पहुंचे हैं। बार बार सेना पर ही सियासत क्यों करते हैं लोग? नहीं, सियासत देखिए, अगर आप सोशल अपब्रिंगिंग के लिए दीपावली पे आप चलो जाओ मिल ले रहे हो, आप उनके घर जा रहे हो, ठीक है, उनकी मजबूरियों को उठा रहे हो, सरकार को घेर रहे हो, अगर सरकार उनके फैमिली को सुविधाएं नहीं दे रही तब भी ठीक है। लेकिन इस तरीके का बयान कि सेना में वो सोल्जर इस जाति का, वो उस जाति का, ये भैया बिहार तक रहने दीजिए, यूपी तक रहने दीजिए या राज्यों में रहने दीजिए, बॉर्डर पर मत बांट दीजिए। और कल को दुश्मन इसी विभेद का फायदा उठाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कल को पाकिस्तान से संचालित जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, वहां की मीडिया है, उसका प्रोपेगेंडा मशीन है, हमारे देश में भारतीय फौज को लेके इसी तरह असंतोष पैदा करेगा। और इसकी शुरुआत कर दी है राहुल गांधी ने। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि यह बेहद खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट से पंकज जी, याद होगा आपको, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस तरीके से सेना पर बयान नहीं देंगे। आपके पास क्या प्रूफ है इस तरीके की बात कहने के लिए? याद होगा तो माफी मांगी थी इन्होंने, फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी को हो क्या गया है। वो इस देश के हैं या इस देश के लिए राजनीति करते हैं या इस देश के दुश्मनों के लिए राजनीति करते हैं? मुझे लगता है सबसे पहले सुना देना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा, ताकि हमारे दर्शक समझ जाए कि यह कितना जहरीला है। कुछ कहा बिहार में, और बिहार में इस वक्त चुनावी जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं, और ऐसे में औरंगाबाद जिले के कटुंबा में जनसभा के दौरान क्या कुछ कहा राहुल? कुटुंबा 90% लोग समाज के अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी, अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए, और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है,
आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है, सेना में उनका कंट्रोल है। पंकज जी, खुद ही सुना दिया हमने कि ये ना लगे कि हम एजेंडा चला रहे हैं। सुन लिया आपने भी बयान, दर्शकों ने भी। अब सच्चाई मैं बताता हूं। इस देश का एक बिजनेसमैन जिस पर राहुल गांधी सबसे ज्यादा निशाना साधते हैं वो अल्पसंख्यक समाज का है, और उसका नाम अडानी है, जो कि जैन समाज से बिलोंग करता है। जैन समाज की इस देश में आबादी 1% है और वो अल्पसंख्यक है। लेकिन इनकी नजर में अल्पसंख्यक तो केवल मुस्लिम है ना। अगर मुसलमानों की बात करें तो जोएस कैडिला इस कंपनी है, इसके मालिक मुसलमान हैं। हमदर्द नाम की कंपनी मुसलमान, ये कह रहे थे एक नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको 10 गिना दूंगा ठीक कि है। अल्पसंख्यक समुदाय जो इनकी नजर में भी, चले मुसलमान ही सही, वो भी है बिजनेसमैन। लेकिन बाजार अब कंपटीशन पे चलता जातियों है। वाली, पंकज जी, जातियों वाली बात ज्यादा हो रही ना, कि आप हो गए प्रसून उच्च कोटि के, वो भाई साहब हो गए दलित, आपने अपने आप क्या कुछ हासिल किया। वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जातियों में कह रहे हैं कि मिस इंडिया में दलित लड़कियां नहीं पहुंच रही, या महादलित नहीं पहुंच रही, या कोई और नहीं पहुंच रहा है। क्रिकेट में कल को बोल रहे थे नहीं हो पा रहा है, नासा में नहीं हो पा रहा है, इसरो में नहीं हो पा रहा है, आज तो इंडियन आर्मी में भी आ गए। कल को कहेंगे बॉर्डर भी उसी हिसाब से बांटिए भाई, कि पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर उनको मत खड़ा कीजिए, इनको खड़ा कीजिए। हो सकता है कॉन्सेप्ट आ जाए कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर इस जाति के ज्यादा सैनिक खड़े कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि ये आदमी मेंटली, अब मैं क्या बोलूं, आप जरा सोचिए कि ये इस हद तक इन लोग इस वक्त गिर गए कि जब शुभम शुक्ला गए थे अंतरिक्ष में तो ये कह रहे थे कि राकेश शर्मा ब्राह्मण गया, शुभम शुक्ला ब्राह्मण गया है, इस बार नंबर ओबीसी और दलितों का आना चाहिए था अंतरिक्ष में जाने का, जबकि वो नासा की तरफ से गए थे। जरा सोचिए कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी में भी ये रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, सिलेक्शन हुआ था वहां पे। आखिर ये जाति वाला मैं क्या प्रपोजल बोलूं? चला रहे हैं राहुल? सीधा सा जवाब। अरे ये जो कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र है ना औरंगाबाद में, ये संदेश तो पूरे दुनिया में गया, देश में गया, दुश्मनों के पास भी गया। ये मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ये एक रहोगे तो नेक रहोगे का जो नारा था उसके खिलाफ जातियों में बांटो और राज करो की नीति है। इस देश में अभी 2 तरह की पॉलिसी चल रही है, बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसके खिलाफ डिवाइड एंड रूल, जातियों में बांटो, क्षेत्रवार बांटो, भाषा के आधार पर बांटो, उत्तर और दक्षिण भारत को बांटो, ईसाई बनाम हिंदू करो, सिख बनाम हिंदू करो, और जहां सिर्फ हिंदू है वहां उनको जातिगत जनगणना की बात करो। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये दुश्मनों के हाथ के औजार बन चुके हैं। इस देश में एकता की भावना जब तक नहीं आएगी, इस देश की असली स्ट्रेंथ ही यही है कि 133 करोड़ भारतीय एक मिशन पे लगे हुए हैं कि हमें इस देश को सुपर पावर बनाना है, और उस अभियान को पंचर करने के लिए, आपस में एक दूसरे को लड़ाने के लिए, एक दूसरे में विभेद पैदा करने के लिए यह आदमी इस तरह का नैरेटिव वर्ड छेड़ रखा है। बिल्कुल पंकज जी, बात सिर्फ कास्ट की नहीं है रोहित, बात सिर्फ कास्ट की नहीं है। यह आदमी साउथ इंडिया में जाके बोलता है कि नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है। यह आदमी मणिपुर में जाके बोलता है कि ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है और हिंदू समाज के साथ जो मैती है वो अत्याचार कर रहा है। देश में बोलिए फिर भी ठीक है, वो तो ऑक्सफोर्ड और मलेशिया में भी जाके यही बोल रहे हैं ना कि आइए भारत का लोकतंत्र बचाइए। भारतीय फौज से बेहतर इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त और सेकुलर बिना भेदभाव के कोई है ही नहीं। ये विदेशी भी कहते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि स्टालिन ने एक बार कहा था कि हम कितना भी डिफेंस इक्विपमेंट्स बना ले, हम दुनिया पे राज नहीं कर सकते, बस भारतीय फौज हमें दे दो, हम दुनिया पे राज कर लेंगे। बिल्कुल पंकज जी, वही भारतीय फौज में जो जज्बा है, जो पैशन है, देश में मांगा गया भारत के स्ट्राइक का सबूत, जबकि हमने उन जाहिलों को मारा था कि सेना ने की स्ट्राइक की नहीं की वो बता दो। पाकिस्तान वालों की ज्यादा बात मानी गई। अभी जिस ऑपरेशन सिंदूर में ये विपक्षी कह रहे थे कि हम सेना के साथ हैं या सरकार के साथ हैं, वही हर दिन ये कहते रहे कि बता दो कितने राफेल गिने हैं, कितने राफेल गिने। मतलब सेना ने भी बता दिया, सरकार ने भी बता दिया कि कुछ उनकी औकात नहीं थी कि वो गिरा सकें। फ्रांस ने भी बता दिया, लेकिन फिर भी बता दो कितना राफेल गिरा है, बिना कभी ये नहीं जाना कि पाकिस्तान का कितना राफेल गिरा है, लेकिन भारत का कितना गिरा ये इनको जानना था। तो
एक नहीं 10 बार ऐसा हो चुका, पाकिस्तान की हेडलाइन तक बन जाते हैं कि फिर भी भारतीय सेना पर इसी तरीके से सवाल उठाते हैं। और हासिल क्या होता है इनको, आखिरी में कंक्लूड कीजिएगा। कंक्लूजन मेरा यह है कि जब भारत चाइना के साथ डोकलाम विवाद में फंसा हुआ था तो ये चाइनीज एम्बेसी में नेपाल में जाके वहां के एम्बेसडर से मुलाकात कर रहे थे। जब गलवान में भारतीय फौज चाइना के साथ आमने सामने थी तो ये दिल्ली के चाइनीज एम्बेसी में गए और बाहर निकलकर झूठ बोला कि मैं नहीं मिलने गया था। चाइनीज एम्बेसी ने वो तस्वीरें जारी की कि ये मिलने आए थे। सच्चाई यह है कि इस देश में जब जब भारतीय एकजुट होकर अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हैं, यह शख्स ऐसी नैरेटिव फैलाता है, ऐसा नैरेटिव और फैलाता है। सामंता उनका पूरा नाम नहीं पता है, वो द मिनिस्टर ऑफ रेजिम चेंज है अमेरिका में। उनसे जाके उज्बेकिस्तान में मिले थे गुपचुप तरीके से, विदेशी दौरे। मैं तो बार बार बोलता हूं कि एक बार जांच होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि ऑपरेशन जैपलिन, शायद आपको पता नहीं होगा, मोसाद ने इनके गुरु सैम पित्रोदा के बारे में क्या बोला है, मोसाद ने बोला है। कोई भारतीय, कोई बीजेपी का उससे मतलब नहीं, कोई आरएसएस का मतलब नहीं, कोई इस देश में किसी का मतलब नहीं। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने जब ऑपरेशन जैपलिन का इन्वेस्टिगेशन किया तो क्या कुछ कहा है, उसकी रिपोर्ट हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसमें इंडियंस हैं और देशभक्त इंडियंस हैं। आज कांग्रेस के हर नेता को यह बात जरूर समझनी चाहिए कि सपोर्ट ठीक है, पॉलिटिकल लाइन पे हम चाहे आपस में चुनाव लड़ने के लिए मुद्दों के आधार पे एक दूसरे से ये करें, लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं। और भारतीय फौज और ये बर्दाश्त के बाहर सवाल उठाने का, जातियां बांटने के पीछे पड़ जाएं। आप सेना को डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये देश के लिए खतरनाक है। का सिस्टम था जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, लेकिन अब वो कांग्रेस नहीं रही होगी, हम ये उम्मीद करेंगे। लेकिन ऐसे बयान आएंगे तो ये बताएगा कि डिवाइड एंड रूल का प्लान आपने कर लिया है। पहले जातियों में बांटने की कोशिश की, पहले आपने जंजीर को सड़क पर उतरने के लिए, विद्रोह करने के लिए उकसाया, अब आप सेना में जातियां ढूंढ रहे हैं। फैशन शो से होते सिर्फ जातियों में नहीं, जातियां ढूंढना पहुंच गए। सिर्फ जातियों में नहीं डिवाइड किया है, रिलीजियस लाइन पे डिवाइड किया। इन्होंने सिखों को हिंदुओं के सामने खड़ा करने की साजिश रची, इन्होंने ईसाइयों को हिंदुओं के सामने खड़ा करने की साजिश रची, इसने दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारत के लोगों के सामने खड़ा करने की साजिश रची। इन्होंने क्या क्या डिवाइड करने के लिए नहीं किया। तो वही तो कह रहे हैं कि जो बना रखा था हाइड्रोजन बम, मारने का वक्त आ गया, ऐसे बयान दे रहे हैं तो। और वो केरोसिन छिड़का हुआ था ना, माचिस लगानी थी, वो केरोसिन भी लग रहा है कि अब फिर से छिड़कना शुरू कर दिया है, माचिस लगानी है। तो हाइड्रोजन बम भी अब लग रहा है फोड़ने के चक्कर में है, केरोसिन लगा ही हुआ है और आग लगाने के चक्कर में, एक माचिस तीली जलाने के चक्कर में है। लेकिन ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो ऐसा लगता है कि देश में विद्रोह कराना चाह रहे हैं। बाकी राहुल गांधी के इस बयान पर आपकी टिप्पणी क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। हाँ, जो काबिल हैं उनको पद मिलना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।